हेलो एंड वेलकम टू तुषार आर्या जोन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज से एक नई सीरीज शुरू होने वाली है, नो योर यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड को जाने या अपने ब्रह्मांड को जाने। तो ब्रह्मांड या यूनिवर्स से संबंधित आपको विस्तृत क्लास पीछे वाले वीडियो में दी गई है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो ब्रह्मांड से में उपस्थित छोटे छोटे खगोलीय पिंड या छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पूरे यूनिवर्स में या हमारे पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन सी फैक्ट चीज़ें हैं जो आपको जनरली सुनने को तो मिलती हैं लेकिन कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलती हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग तारा या स्टार से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिटारा खुला हुआ है और ढेर सारे खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी आपके सामने हैं। तो अलग अलग प्रकार के सेलेस्टियल बॉडी या अलग अलग प्रकार के खगोलीय पिंड आपको आपके यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में देखने को मिलते हैं। तो उसी में से एक होता है आपका स्टार या तारा। और तारा से आप लोग पहले से परिचित हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि तारा या स्टार जो होता है वो ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है। वो अपने एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, चाह सकते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा। हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख गैसों से मिलकर ही तारों का निर्माण होता है और उसी के द्वारा वो अपना खुद का एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित वे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद का एनर्जी होता है या खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हीं का हम लोग तारा कहते हैं। और तारों की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो तारों की प्रमुख विशेषताओं में आगे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो आप देख रहे हैं। तो साधारण जितने भी खगोलीय पिंड आपके सौरमंडल में या आपके ब्रह्मांड में उपस्थित है, उनमें तारों की जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। और सबसे बड़े आप कह सकते हैं खगोलीय पिंड तारे ही होते हैं और स्टार ही होते हैं। और स्टार, सूर्य भी आपका एक स्टार ही है, सन भी एक स्टार ही है। और स्टार जो आपको जनरली रात में आकाश में दिखते हैं वो तो कुछ तारे इतने भी होते हैं जो सूर्य से भी बड़े होते हैं, सूर्य से हजारों गुणा बड़े बड़े तारे होते हैं। लेकिन आपको ये यहाँ से छोटे दिखाई देते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। बहुत दूर होने के कारण आपको ये छोटे दिखाई देते हैं। और इनके संगठन के बारे में बताया, साधारणतः इनका घनत्व यानी कि डेंसिटी बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है ये गैस से मिलकर बने हुए हैं। तारे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं, ये बात भी जानना आवश्यक है, क्योंकि सूर्य खुद एक तारा है या स्टार है। और तो स्टार किसी भी स्टार का परिक्रमा नहीं करता है। परिक्रमा कौन करता है? प्लेनेट। प्लेनेट किसका परिक्रमा करता है? स्टार का। जैसे आपके यहाँ कौन सा है प्लेनेट्स, विभिन्न प्रकार के प्लेनेट्स आप लोग जानते हैं। पृथ्वी भी एक प्लेनेट है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखें, क्या तारा स्थिर है? एक मेन सवाल है कि क्या तारा अगर परिक्रमा नहीं कर रहा है किसी चीज का तो क्या वो स्थिर है? नहीं, तारे भी परिभ्रमण करते हैं या परिक्रमण करते हैं, लेकिन वो किसी स्टार का नहीं। जिस गैलेक्सी में है वो, उस गैलेक्सी में वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो भी काफी मंद गति से। लेकिन इससे साधारणतः क्योंकि वो बहुत धीमी गति से ट्रेवल करते हैं, इसलिए जब आप किसी तारा मंडल में या तारा समूह में देखते हैं तो स्टार जो है वो स्थिर दिखाई देता है, लेकिन स्थिर होता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो खगोलीय पिंड है या नेक्स्ट जो चीजें आपके सामने सौरमंडल से जुड़ी आती हैं वो है ब्राउन डॉर्फ। ब्राउन डॉर्फ क्या है? देखिए, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपको यूनिवर्स के बारे में जानना आवश्यक है। तो ब्राउन डॉर्फ की अगर बात करें तो ब्राउन डॉर्फ प्राय तारों और ग्रहों के बीच के गुणधर्म वाला एक पिंड होता है। तारा क्या होता है? तारा की डेंसिटी बहुत कम होती है, गैसीय अवस्था में होता है। और ग्रह क्या होता है? ग्रह अभी आगे हम लोग देखेंगे, आप पिछले क्लास में आप लोग देख भी चुके हैं कि ग्रह ठोस अवस्था में होता है या लिक्विड अवस्था में होता है। जबकि ब्राउन ड्वार्फ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो न तो स्टार होता है और न तो ग्रह होता है। न तो स्टार होता है न तो ग्रह होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि तारों की तरह उन पर हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रक्रिया नहीं होती है। तारों की तरह उसमें हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रक्रिया नहीं होती है। और जिसके कारण से ग्रहों, ये जो आप कह सकते हैं ग्रह का जो बड़ा साइज होता है उस आकृति के होते हैं, और इनका जो संगठन भी होता है वो भी बीच का होता है, न तो लिक्विड न तो गैसी। तो ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग सामान्यतः ब्राउन डॉर्फ कहते हैं, ठीक है। ब्राउन डॉर्फ। कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी की जैकलिन फार्टी और उनकी टीम ने इस प्रकार के ब्राउन डॉर्फ की या इस प्रकार के खगोलीय पिंड की सबसे पहले खोज की थी, या सबसे पहले ब्राउन डॉर्फ के बारे में पता लगाया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर के द्वारा देखा गया जो सबसे पहला ब्राउन डॉर्फ है या सबसे नजदीक का ब्राउन डॉर्फ है, जो सूर्य का सबसे चौथा
कह सकते हैं कि सबसे नजदीकी ब्राउन डॉर्फ है वो कौन सा है, W0855। W0855 ये भी एक प्रकार का ब्राउन डॉर्फ है। ऐसे बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जो न तो तारा है और न तो ग्रह है। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को हम लोग सामान्यतः जो सूर्य से यानी तारे से छोटे होते हैं, ग्रह से बड़े होते हैं, ऐसे पिंडों को हम लोग ब्राउन डॉर्फ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगली बात करें तो जैसा कि ग्रह के बारे में बात हो रही है, प्लेनेट के बारे में बात हो रही है, तो प्लेनेट से साधारणतः आप लोग परिचित हैं और जानते हैं क्योंकि सौरमंडल आप लोग पढ़ चुके हैं। तब फिर यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम प्लेनेट की बात करें तो ग्रह क्या है, ग्रह भी एक प्रकार का खगोलीय पिंड ही है। जैसे कि आपके पास ये कुछ प्लेनेट दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग प्लेनेट के बारे में आप लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग डिटेल वाले क्लास में सौरमंडल या सोलर सिस्टम वाले क्लास को देख के समझ सकते हैं। अब खगोलीय पिंड ग्रह कैसा होता है, स्टार के पास खुद एनर्जी प्रोड्यूस करने की शक्ति होती है, लेकिन ग्रह या प्लेनेट के पास खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करने की शक्ति नहीं होती है। तो इनको एनर्जी मिलती कहाँ से है, तो इनको एनर्जी मिलती है स्टार से। कहाँ से मिलती है, स्टार से या तारों से। जैसे कि आपके सौरमंडल में सूर्य है, तो सूर्य से सोलर सिस्टम में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं सबको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सूर्य से या सन से। तो सन एक क्या है, तारा है। ठीक है। इनका आकार तारों के अपेक्षा छोटा होता है, नहीं ये तारों से छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका घनत्व तो अधिक होता है क्योंकि इनकी जो संगठन होता है ये ठोस और द्रव रूप में पाए जाते हैं। गैसीय रूप में भी कुछ तारे मिलते हैं, लेकिन मतलब ग्रह मिलते हैं, लेकिन वो काफी कम है। कुछ ग्रहों का घनत्व भी कम होता है जो गैस के रूप में मिलते हैं। ठीक है। लेकिन ये हमें स्टार से बड़े दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि यह हमारे पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है, जबकि स्टार हमारी पृथ्वी से काफी अधिक दूर है। और जो ग्रह होते हैं वो किसी न किसी स्टार की परिक्रमा करते हैं, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो हमारे सौरमंडल में जो हमारा सन है, ग्रह उसकी परिक्रमा कहते हैं। ठीक है। और ग्रह को अगर कई रात लगातार देखें हम किसी तारा समूह में, तो उसकी स्थिति आपको बदलती हुई दिखाई देती है कि एक तारा किसी तारा समूह में हो सकता है कि एक दिन किसी और स्थान पे हो, दूसरे दिन या दूसरे महीने किसी और स्थान पे हो ना। तो ग्रह यानी कि प्लेनेट, उनकी स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है क्योंकि ये सन का चक्कर लगाते हैं, जबकि स्टार जो होते हैं उनकी स्थिति आपको स्थिर दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो उपग्रह या सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट भी सामान्यतः खगोलीय पिंड है या सेलेस्टियल बॉडी है। और यह सेलेस्टियल बॉडी जो होता है वह ग्रहों, जो ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों से छोटे होते हैं। अगर ग्रह से छोटे हैं तो सन से तो छोटे होंगे, तो ग्रहों से छोटे होते हैं और ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं। यानी जिस ग्रह से उस खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ है उस ग्रह का वो क्या करता है, परिक्रमा करता है। और ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ अगर वो ग्रह की परिक्रमा कर रहा है तो फिर ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के साथ साथ करता है। ठीक है। ग्रहों के तरह किसी भी उपग्रह में भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है, तथा यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रहों की भांति उपग्रहों का भी भ्रमण पथ अंडाकार होता है। बुध और शुक्र ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, बाकी अन्य जितने भी ग्रह हैं, 6 ग्रह, सबके पास अपना अपना उपग्रह है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, मून। मून यानी कि चंद्रमा। यहाँ पर लिखा गया है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है, यानी सबसे अधिक उपग्रह की संख्या बृहस्पति के पास उपस्थित है। ठीक है। या बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करना है वो है साइरस एवं डॉग स्टार। साइरस एवं डॉग स्टार ये भी आपको कभी कभी सुनने को मिलता है। ये कोई विशेष चीज नहीं, एक विशेष प्रकार का तारा ही है या तारा समूह है। उसी को हम लोग डॉग स्टार के नाम से जानते हैं, जो आपके आकाश में या आपके ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। रात में आकाश में दिखने वाली जो सबसे रात में आकाश में दिखने वाली जो सर्वाधिक चमकीला तारा है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से दुगना है और वह सौरमंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है, उसी को हम लोग साइरस या डॉग स्टार कहते हैं। साइरस या डॉग स्टार कहते हैं। और इसी से संबंधित एक और शब्द आता है, यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो अभी आगे आएगा, यह भी एक प्रकार का स्टार है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद दूसरा सबसे नजदीक का तारा है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीक का तारा है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा
मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा है। तो यहाँ पर एक शब्द और उपयोगी है, एंड्रोमेडा। यह एक गैलेक्सी है जो कि मंदाकिनी के सबसे नजदीक उपस्थित है ना। यह सौर मंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से नग्न आंखों द्वारा दिखने वाला सर्वाधिक दूर की वस्तु है। तो अगर सर्वाधिक दूर की वस्तु दिखने वाली कोई चीज है तो वो कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी आप कह सकते हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव से आप कह सकते हैं कि देखी जा सकती है दिन के समय में वो भी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर आता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। मंदाकिनी से आप लोग परिचित है, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, वह गैलेक्सी जिसमें हम लोग हैं या जिसमें हमारा सौर मंडल है वही मंदाकिनी है। तो ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीला तारा है। छोटी छोटी विशेषताएं उनको आपको ध्यान रखना, उनके विशेष नाम दिए गए हैं। ठीक है, यह पृथ्वी से लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान 700 सौर द्रव्यमान के तुल्य माना जाता है। इसका विस्तार 15 प्रकाश वर्ष में फैला है। ठीक, वर्ष 1967 में कैम्ब्रिज के रेडियो खगोलविदों ने पुल्सर्स की खोज की थी, जो एक खगोलीय पिंड है जो ओरियन नेबुला का ही एक पार्ट है। यह स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंग भी उत्पादित करता है, जो भी ओरियन नेबुला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर ब्रह्मांड के कुछ और उपयोगी पिंडों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।